आइए बात करते हैं समचतुर्भुज की। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि फार्मूला अगर रिक्रिएट करना है तो फिर उसके फंडामेंटल आपको समझ में आने चाहिए। आपके दिमाग में ये होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड राउंडस, मतलब कि वर्ग और चतुर्भुज समचतुर्भुज में क्या अंतर है। तो अगर फिगर का एनालिसिस करें थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ये आपने स्क्वायर बना दिया और ये बना दिया आपने एक समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज कई तरीके से बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अब ये तो समचतुर्भुज हो नहीं सकता है ना, मान लेता है इससे भी समचतुर्भुज है, आपका ये भी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। मतलब इससे भी आप समचतुर्भुज कह सकते हैं, इसे भी आप समचतुर्भुज कह सकते हैं। और मैं थोड़ा सा और बड़ा पार्टीशन कर लूँ, थोड़ा सा इधर से टेढ़ा जो है टेढ़ा कर दिया मैंने ऐसे, मैं इसको भी समचतुर्भुज कहूँगा, ठीक है। ये तीन फिगर हैं, ये तीनों ही समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को दर्शा रहे हैं। अब सवाल थोड़ा सा आपसे मेरा ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वन फिगर एंड दीज थ्री फिगर्स। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस साफ है। क्या साफ है डिफरेंस? आपने देखा कि इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं, नो डाउट, और प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर है। अगर ये है तो ये। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन एक भी कोण 90 अंश का हो ये गारंटी नहीं है ना। मतलब कि अगर यहाँ के हम एरिया की बात करते तो आप कहते सारी की सारी एरिया भुजा पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ की एरिया भुजा पर डिपेंडेंट नहीं। देखिए वर्ग आपने ऐसे बना दिया ये वर्ग है, लेकिन समचतुर्भुज तब तक समचतुर्भुज नहीं है जब तक उसमें विकर्णों का परिपूर्ण ना हो। अगर विकर्ण नहीं इसके अंदर बने हैं आप उसे समचतुर्भुज नहीं कह सकते, ठीक है। फिर से मतलब अगर आप वर्ग बना रहे हैं तो उसके लिए एनालिसिस क्या है कि भुजा मस्ट है, सारी चीजें आप भुजा के कंसिडरेशन पर करेंगे। लेकिन अगर आप समचतुर्भुज बना रहे हैं तो समचतुर्भुज तब तक समचतुर्भुज नहीं है जब तक इसमें दोनों विकर्ण दी ना हो, जब तक इसमें दोनों विकर्ण दी ना। सही है, बहुत टफ है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है, कैलकुलेशन बहुत टफ है। लेकिन किस कंसिडरेशन में? जब आपको चीजें निकालनी ना आती। अगर आपको निकालनी आती हैं नो डाउट, अभी अब आप क्लियर करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन ये चीज का ध्यान रखिएगा कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बिना विकर्णों के ही आप केवल भुजा को बेस मान करके सारे कंसिडरेशन कर सकते हैं। लेकिन आप समचतुर्भुज में बिना विकर्णों के समचतुर्भुज को आप परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम स्क्वायर के नेसेसरी कंडीशन की बात करें तो आप कहेंगे भुजा का होना जरूरी है। लेकिन अगर हम समचतुर्भुज के नेसेसरी कंडीशन में कहें तो आप कहेंगे भुजा तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इसके दोनों विकर्ण हैं। अगर दोनों विकर्ण नहीं दिए गए हैं तो फिर आप समचतुर्भुज की एनालिसिस नहीं कर सकते, आप किसी भी फिगर को समचतुर्भुज नहीं कह सकते। देखिए मैं इसको इतना डीप में इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है। आप उस चीज को अगर निकाल नहीं पा रहे हैं तो फिर समस्याएं हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम समचतुर्भुज का कंसिडरेशन देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। तो मेरे सबसे आप समझ गए डिफरेंस बिटवीन दीज जो है फिगर्स कि इसमें विकर्णों का होना बेहद और परम आवश्यक है। इसमें विकर्ण रहे या फिर ना रहे डजंट मैटर, आपको केवल कह दिया स्क्वायर है, लेकिन समचतुर्भुज में उसको लिखना भी पड़ेगा और फिगर में दिखाना भी पड़ेगा कि ये समचतुर्भुज है कि नहीं है। और उसके लिए मेन अगर फंडामेंटल है तो विकर्ण है इसके, सही है, इसके क्या है? विकर्ण है। आइए अब समझ लेते हैं कि अगर मुझे इसका फार्मूला रिक्रिएट करना होता, क्योंकि यकीन मानिए समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन सबके फार्मूले आसान नहीं और उनको कंठस्थ करना भी बड़ा टफ काम है। क्योंकि आप पेपर में तो कंठस्थ करने बैठे नहीं, आपको क्वेश्चन मिला, आपने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक जो है पार्टीशन का मैं फिगर बना रहा हूँ, जो है कोशिश कर रहा हूँ कि फार्मूला रिक्रिएट हो सके। क्योंकि आप भी जो है पेपर टाइम पीरियड में रिक्रिएट करके ही आंसर ला सकते हैं, रिक्रिएट करके ही फार्मूला बना सकते हैं। क्योंकि सारे फार्मूले सबको याद रहे ये कंपलसरी नहीं सॉरी। तो आपने
एक समचतुर्भुज बना दिया। आप सोच रहे होंगे ये एक समानांतर चतुर्भुज है, नहीं। अगर ऐसे है तो बिल्कुल है, अगर फिगर ऐसे बना है तो बिल्कुल है, लेकिन मैंने क्या कहा, स्पेशल कंडीशन क्या है कि इसके दोनों विकर्ण होने चाहिए, इसके दोनों ही विकर्ण क्या होने चाहिए, गिवन होने चाहिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिना विकर्णों के हम समचतुर्भुज का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो पहला देखिए, विकर्ण अगर ये है, अब ये सोच के देखिए, क्या इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी? नहीं होगी। अगर बराबर दोनों विकर्णों की लंबाई होगी, वो वर्ग हो गया, वो समचतुर्भुज नहीं। फिर से, अगर इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी, नामकरण कर दीजिए ABCD, अगर इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर हो जाती है, वो हो जाएगा स्क्वायर, वर्ग, वो समचतुर्भुज रह ही नहीं गया। इसका मतलब ये है कि समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण तो होंगे, लेकिन उसके लंबाइयां अलग अलग होंगी। तो मैंने माना इस विकर्ण की लंबाई मैंने D1, भाई D से B के लिए मैंने माना कि इसकी लंबाई क्या होगी, D1 हो गई। और तो मैंने A से C के लिए माना, देखिए यहां से यहां, कि इसकी लंबाई क्या हो गई, D2 हो गई। क्या हो गई, D2 हो गई। ठीक है, यहां लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको कि BD विकर्ण जो है, VD विकर्ण की लंबाई आपने D1 माना है, और विकर्ण AC की जो लंबाई है, विकर्ण AC की लंबाई जो है, वो क्या माना है, D2 माना है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से कोई समस्या तो आपको होनी नहीं, आप तो इतना समझ ही गए। फार्मूले की बात करते हैं। वर्ग में सारी चीजें वर्ग पर डिपेंडेंट थी, लेकिन यहां पर सारी चीजें विकर्ण पर डिपेंडेंट। मतलब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण से, परिमाप निकालना है तो विकर्ण से, भुजा निकालनी है तो विकर्ण से, है ना। लेकिन प्रीवियस जितने आपने मेथड्स आपके उसमें देखिए, जिन चीजों की अहम भूमिका होती थी, मैंने कहा भुजा की भूमिका अहम थी, तो आपने भुजा से सारे एनालिसिस किए। लेकिन यहाँ विकर्ण की भूमिका अहम है, इसलिए सारे एनालिसिस हम विकर्ण से करने वाले। क्लियर है? चलिए किससे लगाएंगे? मैंने कहा अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए, मुझे अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, पहला फार्मूला तो ये आता है क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? अब सोच के देखिए कि इसकी लंबाई पता नहीं A है, चौड़ाई है, लेकिन इसके 90 इसके कोण नहीं है, तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं कर सकते। इसकी मैं मान लेता हूं ऊंचाई, एक नियत ऊंचाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि विकर्ण डिफरेंट है तो कैसे निकालेंगे? देखिए विकर्ण एक तिर्यक ऊंचाई है, जबकि विकर्ण के लगभग आधी वैल्यू होगी, विकर्ण के लगभग आधी वैल्यू होगी। फिर भी अगर मुझे फार्मूला चाहिए तो मैंने कहा कि अगर दोनों विकर्णों का गुणा कर दें, अगर D1 इंटू D2 कर दें तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी, अनुमान से वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा? इसके जस्ट डबल। अच्छा क्यों आएगी जस्ट डबल, क्यों आएगी? देखिए मैं फिगर फिर से बना रहा हूं, चीजें समझ लीजिएगा, बाकी तो भाई गारंटी तो है ही कि आप फंसेंगे नहीं। ये आपने समचतुर्भुज बनाया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता, फिर से यहां बढ़ा देता ऐसे, तो आप देखिए ये बिल्कुल जो है सेम रेक्टेंगल की तरह, सेम जो है आप कह सकते हैं ये किसकी तरह व्यवहार करता, समानांतर चतुर्भुज की तरह व्यवहार करता। मतलब अगर मैं D1 बढ़ाऊं तो ये कहीं भी एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा कि D1 आपने कहा D1 की वैल्यू कितनी ज्यादा, नहीं पता। D1 की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी क्षेत्रफल में, नहीं पता। D2 की वैल्यू क्षेत्रफल में कितनी ज्यादा होगी, नहीं पता। तो फार्मूला अगर हम सीधे लिखें तो हम कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्रफल का आधा हिस्सा होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैंने माना अगर ये पूरा D1 है, ये पूरी लंबाई D1 है, और ये पूरी लंबाई अगर D2 हो जाती तो आप कहते D1 इंटू D2, चूंकि इसका ये आधा है इसलिए इंटू 1/2, इंटू 1/2। कोई समस्या है इसमें? फिर से मैंने कहा इस फिगर का ये डबल हो जाता तो मैं कहता इसकी, अगर मैं मान लेता विकर्ण यहाँ D1 लंबाई हो जाती, D2 लंबाई हो जाती, तो मैं कहता लंबाई और गुणे चौड़ाई, इसका मतलब D1 इंटू D2। सही है? चूंकि इसका आधा है इसलिए 1/2 या फिर 2 से भाग दिया। सही है? सॉरी, क्षेत्रफल निकल गया। थोड़ा सा टफ है, मैं मान रहा हूं थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना नहीं कि आप चीजें रिक्रिएट ना कर पाए। सही है? आइए दूसरा फार्मूला क्या बनता है? क्षेत्रफल में तो कोई समस्या नहीं, 1/2। देखिए अगर इसको लिखने की बात कहते तो आप कहते क्षेत्रफल बराबर आप लिखते 1/2 गुणे पहला विकर्ण
और गुणे दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, या फिर और अलग तरीके से अगर कहें क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। सही है? तो तीनों फार्मूले हैं, आर कर दीजिए, इसे याद करिए, इसे याद करिए, या फिर इसे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1/2 d इंटू d1 इंटू d2 कर सकते हैं। आप 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण कर सकते हैं। नीचे 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का आप गुणनफल कर सकते हैं, आपको जरा सा समस्या नहीं है। सही है? अब बात आती है इसमें कि अब अगर आपको निकालना है कि इसका परिमाप आप कैसे निकालें। मजेदार टॉपिक है और उम्मीद है मजा भी आएगा आपको, जरा सा भी संशय नहीं, बस समझने की बात है। समचतुर्भुज बहुत टफ है, लेकिन समझेंगे तो चीजें आसान मिलने वाली है। चलिए, अगर आपको परिमाप चाहिए तो इसका मतलब भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। अगर हमें परिमाप चाहिए तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें भुजा की लंबाई पता चले तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सोच के देखते हैं। मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, साइड की वैल्यू चाहिए, भुजा की वैल्यू चाहिए। मतलब इस भुजा को हम कैसे निकाल लेंगे। अच्छा, क्यों भुजा निकालने की बात हो रही है? क्योंकि समचतुर्भुज के केस में आपको विकर्णों की लंबाई दी जाएगी, आपको भुजा फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर भुजा दी जाएगी, आपको विकर्णों की लंबाई फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो दोनों हो सकता है, लेकिन जनरल केस में विकर्ण दिए जाते हैं, भुजा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, तो मामला इसमें फंसने वाला है, कैसे निकालेंगे। चलिए सोच के देखिए, एक अलग से फिगर बनाते हैं, एक अलग से मैंने फिगर बना दिया। मैंने कहा ये समचतुर्भुज हो गया, तो मैं इस पार्टीशन को थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं। किस पार्टीशन को? ये देखिए, ये इस वाले पार्टीशन, ठीक है। और मैं यहां पे मान लेता कि अगर इस पार्टीशन की हम बात करते हैं, हमें भुजा की लंबाई चाहिए, हमें यहाँ पे भुजा की लंबाई चाहिए। तो अब साइड कैसे निकालेंगे? ये देखिए, इस पार्टीशन की बात करें, इस पार्टीशन की सोच के देखिएगा, एक तो ये हो गया और एक डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर लगा दी और डॉटेड लाइन यहाँ। भुजा का मतलब है इस साइड वाले पार्टीशन का, भुजा का मतलब केवल और केवल क्या है, इस साइड वाले पार्टीशन से, इस साइड वाले पार्टीशन से। अगर इसकी लंबाई हमको पता चल गई तो चूंकि नाम से स्पष्ट है, सम मतलब चार, चतुर सम मतलब बराबर, चतुर्माने भुज माने भुजाएं, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, हम उसे क्या कहेंगे कि वह क्या है, सम चतुर्भुज है। वह क्या है, सम चतुर्भुज। आप सोच के देखिए, मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाया कि आपको फंडा क्लियर है। ये पूरा कितना है, ये फंक्शन पूरा कितना है, आप कहेंगे ये पूरा फंक्शन है d1, इसका आधा मतलब यहां से यहां की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d1/2। ये तो होगा भाई, ये पूरा d1 है तो आधा कितना हुआ, d1/2। सेम कंडीशन, ये पूरी वैल्यू कितनी है, d2 है, तो इतनी आधी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2/2। सही है? फिर से अब इस फिगर को यहां बना लेते। देखिए किस फिगर की बात कर रहे हैं, ये ऐसे वाला फिगर, ये फिगर आपका, ये साइड है, ये आपकी भुजा है। ये क्या है, भुजा है। मैंने कहा ये पूरा, ये जो पूरी वैल्यू थी d1 थी, ये देखिए पूरी वैल्यू d1 थी, इतनी वैल्यू क्या आई, d1/2, वही मैंने लिखा है। ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक वैल्यू d2 थी, आधा कर दिया तो d2/2, और ये हो गया 90 अंश का कोण। ये क्या हो गया, 90 अंश का। अच्छे समझिएगा, टफ नहीं है, बार बार करूं बच्चे, इसमें चेहरा फेस सब टेढ़ा कर लेते हैं, नहीं बड़ा टफ है, नहीं जरा समझिए। अगर ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप कहेंगे समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और कर्ण का मतलब समचतुर्भुज में क्या है, भुजा। कर्ण का मतलब क्या हुआ, समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा, भुजा। अब देखिए, अगर मुझे भुजा का वर्ग चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग मतलब d1/2 और प्लस आधार का वर्ग मतलब d2/2 का स्क्वायर। आपको भुजा चाहिए तो आप लिखेंगे भुजा, और मैंने कहा जब भी रूट सेक्शन शिफ्ट होगा तो अंडर रूट लगा देगा। आपने लगाया अंडर रूट d1/2 का, सॉरी d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। इसको तो मिटा दे, मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं, इधर फार्मूला आपका बन रहा है।
कैसे बनाएंगे इसे? अब देखिए आप लिख सकते हैं d1 का स्क्वायर बटे 2 दूना 4 और प्लस d2 का स्क्वायर बटे 2 दूना 4 अंडर रूट में। 4 दोनों नीचे हैं तो आप ऐसे इसे लिख सकते थे अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4। सही है। 4 का वर्गमूल 4 बाहर आ सकता है, 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2 नीचे है तो आप लिखेंगे 1 बटे 2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। या क्या हो गया, या हो गई समचतुर्भुज के भुजा का फार्मूला। चीजें जरूर टफ है लेकिन यकीन मानिए अगर मैंने अगर इतने सरलतम वे में आपको समझाया है तो आपको चीजें जरूर समझ में आई होंगी, नो डाउट इसमें। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाली, भुजा की वैल्यू आई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। एक जगह पे केवल समचतुर्भुज में आपको डाउट है क्षेत्रफल एरिया में, उसको आप मेमोराइज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। बाकी इधर देखिए इसको क्रिएट करने में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। आधा आपने कर दिया, फिगर बनाया ही था आधा, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बना तो ये आधार ये लंब या फिर ये आधार ये लंब, कर्ण सामने वाला, तो कर्ण का वर्ग मतलब भुजा का वर्ग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भुजा बराबर अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपने निकाला, 4 बाहर कर दिया क्योंकि 4 नीचे था इसलिए 2 नीचे रहेगा, 1/2 ये हो गया भुजा के लिए। ठीक है, अब बात आती है विकर्ण की। देखिए अगर आपको भुजा पता है तो नो डाउट विकर्ण बड़े आसानी से निकालेंगे। कैसे, क्या फिगर बना लेते हैं इसका फटाफट। कैसे बनाएंगे, मैंने एक फिगर बनाया, ये देखिए मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, ये हो गया ऐसे, ये पार्टीशन आपका ऐसे बन गया, ये देखिए। ठीक है, भुजा कितनी है आपकी 1/2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सही चल रहा है। ये एक भुजा की लंबाई है किसके, समचतुर्भुज के। ये एक भुजा की लंबाई है किसके, समचतुर्भुज के। और इस जैसी कितनी भुजाएं हैं समचतुर्भुज में, 4। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप किसी का भी हो आप कहेंगे चारों भुजाओं का योग। क्या कहेंगे, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखिए 4 भुजा कौन कौन सी है, पहली भुजा ये, तो दूसरी भी यही, तीसरी भी यही, चौथी भी यही। इसका मतलब आप लिखेंगे इसे बराबर 1/2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस फिर से वही 1/2। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हालांकि लिख दीजिए, नहीं तो बच्चे कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज ही होंगे, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। फिर 1/2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो आप लिखेंगे चारों भुजाओं का योग। अब देखिए ये अंडर रूट वाला पार्टीशन सेम है तो आप लिखेंगे नीचे, देखिए सारे लासा सेम है तो लासा को लिखेंगे 2। एक बार तो आप लिखेंगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, सॉरी एक ही रूट में है तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे नहीं जोड़ सकते। ऐसे देखिए आधा आधा 1 आधा आधा 1 2 बार अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई परिमाप की, ये वैल्यू आ गई परिमाप की। ठीक है, तो 3 फार्मूले निकल के आए। ये देखिए एक क्षेत्रफल का था, एक भुजा के लिए है और एक परिमाप के लिए। मैंने चारों देखिए तीनों फार्मूले इन्वेंशन करके बता दिए आपको, आप कैसे मेमोराइज करते हैं वो आपका काम। सही है, ये चाहते चारों भुजाओं के योग में तो आप लिखते 4 गुणे भुजा कर देते सीधे वर्ग की तरह, लेकिन नहीं मैंने दिखाया चूंकि ये इसकी एक भुजा इसके बराबर, इसका मतलब चारों भुजा यही होगी, यहाँ भी यही, यहाँ भी, चारों को जोड़ दिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा आधा 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 तो आप ऐसे देखिए 2 लासा लेते, 1 1 1 1 4 4/2, 2 से कैंसिल आउट करते वैल्यू 2 और ये तो रहता होगी कॉमन सेशन। सही है, तो इसके फार्मूले क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन की, आगे आते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिनके दोनों विकर्णों की लंबाई। तो समचतुर्भुज जैसे ही आपके दिमाग में आया समचतुर्भुज तो आपने कहा विकर्ण मस्ट है। और क्षेत्रफल कैसे निकाला था आपने, आप लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण और गुणे दूसरा विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अब देखिए 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है 8 गुणे दूसरा विकर्ण कितना है 10 है। 2 चौका 8 और 10 चौका हो गया
40 यूनिट। देखिए 2 बार गुणा हुआ, पहला विकर्ण गुणा 2 डायमेंशंस का गुणा हुआ, इसलिए आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। तो आपका क्षेत्रफल आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। इसने कहा यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, मतलब 2 विकर्ण हैं, आप किसी को भी D1 D2 मान सकते हैं। मैंने कहा D1 बराबर 16 सेंटीमीटर और आप कहते हैं D2 बराबर कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर, ये ना गिवन डेटा हो गया। तो प्रत्येक भुजा की, देखिए क्वेश्चन फंसा रहा आपको, अरे भाई समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर ही तो होंगी, इसका मतलब एक भुजा की लंबाई चाहिए। और अगर फार्मूला आपको जरा सा भी मेमोराइज होगा कि भुजा के लिए आपने फार्मूला क्या लिखा था, भुजा के लिए आपने फार्मूला लिखा था, देखिए 2 वाला पार्टीशन तो आ जाएगा, आप कह सकते हैं 2 वाला पार्टीशन हो जाएगा पेरीमीटर के लिए, तो 2 का चौथाई मतलब 1/2 अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। रीचेक करिएगा, मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि D1/2 का वर्ग प्लस D2/2 का वर्ग करते थे और उसका वर्गमूल लेते थे। तो D1/2 और D2/2 का वर्गमूल लेंगे तो ये पार्टीशन आ जाएगा। वैल्यू है किसमें 1/2 अंडर रूट, D1 की वैल्यू है 16, आपने 16 का वर्ग कर दिया, सही है, और प्लस फिर आप क्या लेते हैं इसमें 12 का वर्ग। अच्छा बच्चे ये सोच लेंगे हम D1/2 का वर्ग कर दें, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी कोई समस्या नहीं, आंसर करेंगे, आंसर तब भी हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा इसे, वो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। अभी देखिए D1/2 करेंगे तो 16/2 हो जाएगा और 12/2, अभी देखेंगे आंसर वहां से क्या आ रहा है। तो आपने लिखा 1/2 16 का वर्ग, तो आप 16 गुणे 16 कर लीजिए, 16 छक्का 96, या आप ऐसे देख लीजिए 6 का गुणा 6 में 36, 3 और 6 कम 6 9, और ये हो गया 16, 6 9 6 15 256, तो हो गया 256 प्लस 12 बरहियम 144, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट में जोड़िए, 6 4 10 5 4 9 1 10 और 2 1 3 1 4 400। आप ये देखिए 4 किसका वर्गमूल है, आप कहेंगे 2 का, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो आपने 2 बाहर कर दिया, और अगर पेयर बना रहे हैं तो 1 0 बाहर हो जाएगा, तो 2 × 0। आप कैसे करिए 2, तो वैल्यू कितनी आई 10। भुजा को किसमें मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में तो मेजर करेंगे। अब आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, या कैलकुलेशन वाले पार्टीशन, आपको ये दिक्कत है। चलिए अब इसका भी निदान हम सोच लेते हैं, कैसे लगाएंगे सोच के देखिएगा, मजा आएगा, क्वेश्चन जरा सा भी टफ है नहीं। इकाई का अंक, हम केवल इस पार्टीशन को सॉल्व कर रहे हैं अलग से। मैंने कहा अंडर रूट में 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, केवल हम यूनिट डिजिट का रूल देखेंगे, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। कैसे लगाते हैं 6×6 36, इकाई का अंक 6 और 4 2 दूना 4, इकाई का अंक 4, अंडर रूट में इकाई का अंक 0। तो 16 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई का अंक 0 करने पर 0 आए, 20 के अतिरिक्त तो कोई भी नहीं। 30 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप कहेंगे कि 16 और 12 का जो समकक्ष है वो 25 से ऊपर नहीं जाएगा, इसका वर्गमूल 25 से ऊपर नहीं जाने वाला। इसका मतलब है 16 और 25 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी इकाई का अंक 0 हो और उसका वर्ग करने पर 0 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है। इसका मतलब है 16 और 25 के बीच में क्या है 20 है, और देखिए 20 का वर्गमूल हो गया 400। ठीक है, एक तो ये आ गया। आप सोच रहे नहीं, ये भी नहीं मजा आया, आप दूसरा जो है तरीका बताइए। अब दूसरा तरीका देखिए क्या है, यही देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। वैल्यू 10 आई, सॉरी कैसे लगाएंगे। मैंने कहा इस फार्मूले को हम थोड़ा सा रिक्रिएट करें, तो मैंने देखिए फार्मूला जो भुजा का पढ़ा था उसमें पढ़ा था D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। किससे पहले, फार्मूले से पहले। भाई ये कहां से आया, आपको थोड़ा सा आइडिया है। देखिए आपने ऐसे बनाया, ये D1/2, ये D1/2, ये D2/2, और ये भुजा आपको चाहिए थी, तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, सही है।
तो यहाँ से काम थोड़ा सा आपका और आसान हो जाएगा। कैसे लगाएंगे? d1 का मान कितना है 16, आपने 16/2 कर दिया वर्ग, सही चला नहीं चला? देखिए फिर क्या लिखते हैं, d2 का मान है 12, 12/2 कर देते, इसका वर्ग आ जाता। तो देखिए 2 8 16 और 2 छक्का 12, ये 12 करके मत काटिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वैल्यू आई 8 का वर्ग और प्लस 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 8 है 64 और 6 का वर्ग 6 36, जोड़ते वैल्यू 100 और 100 का वर्गमूल क्या 10। देखिए 10 नीचे भी आंसर आया था, 10 यहाँ पे। तो चीजें आपके जो है रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, आप कैसे क्वेश्चन लगाते हैं वो डिपेंड आप पे करता है, बाकी सारी चीजें आसान है। फार्मूला रिक्रिएट करना आना चाहिए। देखिए यहाँ 16 का वर्गमूल करने में काफी बच्चे फंसेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 8 का वर्ग करने पर बच्चे नहीं फंसने वाले, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। फार्मूला इससे पहले क्या हो सकता था, तो ये फार्मूला इससे पहले वाला है, इससे पहले वाला स्टेप। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आपने इंट्रोडक्शन इसका सही से देखा होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आइए अगले पार्टीशन पे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फिगर बना हुआ भी मिल सकता है, बनाना भी पड़ सकता है, तो इस चीज को परेशान होने की जरूरत है नहीं। चलिए इसने कहा ABCD एक समचतुर्भुज है, तो मैंने ओरली बनाया। देखिए ओरली मैंने एक समचतुर्भुज बना दिया, इसके विकर्ण मैंने दिखा दिए। बिना विकर्ण के समचतुर्भुज संभव नहीं। मैंने लिखा ABC और ये हो गया D, सही है? ABC और ये हो गया D। आइए जिसके विकर्ण देखिए AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, नो डाउट। बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं, बिंदु O पर आपने प्रच्छेद करवा दिया। यदि भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ये देखिए इसकी लंबाई उन्होंने दे दी है, कितना है 10 सेंटीमीटर। आगे और विकर्ण BD, इस विकर्ण की लंबाई दी है, यहां से यहां की लंबाई दी, कितना दी उन्होंने 16 सेंटीमीटर। क्या दी 16 सेंटीमीटर। तब विकर्ण AC की लंबाई पूछी गई। अब आपके दिमाग में जेहन में यही चल रहा होगा फार्मूला कौन सा लगा। आप सोच के देखिए इसने सारी चीजें विकर्ण से रिलेटेड की हैं और विकर्ण ही पूछा है। क्षेत्रफल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपको फिर से भुजा निकालनी पड़ेगी। तो दिया क्या है, भुजा दिया गया, देखिए भुजा दिया गया, विकर्ण दिया गया, दो चीजें दी गई। तो फार्मूला कहां से बनाएंगे, भुजा वाला या फिर विकर्ण वाला, दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भुजा वाला थोड़ा सा ज्यादा आसान है, या फिर आप विकर्ण वाला बना लीजिए, वो डिपेंड करता है आप कैसे लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे भुजा वाला फार्मूला ज्यादा बेहतर लग रहा है। कैसे लगाएंगे इसे, भुजा बराबर 1/2, सॉरी भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। देखिए इसमें क्या क्या गिवन डेटा है। भुजा आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और किसी एक विकर्ण की लंबाई आप देखिए d1 की जगह पे क्या रखेंगे, d2 की जगह पे क्या रखेंगे, डजंट मैटर, आप किसी एक वैल्यू को रख दीजिए। कैसे लिखेंगे इसे, तो भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है, भुजा की जगह पे 10 रखा, 1/2 कर दिया अंडर रूट में। d1 की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, d1 की जगह मैंने 16 का वर्ग कर दिया प्लस d2 में पूछा गया, तो d2 बराबर हमने लिख दिया d2 स्क्वायर। सही चल रहा है। अब देखिए 2 का गुणा तो यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 दूना 20 बराबर अंडर रूट में 16 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। सही है। अब क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर रूट हट नहीं रहा तो d2 की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इस फिगर की आवश्यकता में है नहीं, क्योंकि फिगर का काम आप कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे लिखेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करेंगे तो नो डाउट 20 का है तो 20 का वर्ग हो जाएगा, लेकिन जब रूट सेक्शन का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। भाई रूट का रूट में गुणा करेंगे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, केवल रूट के अंदर की संख्या 16 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर d2 का स्क्वायर पहचानने समस्या होगी तो ऐसे बना दीजिए इसको ना, ऐसे समस्या नहीं होगी। सही है। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें, अब इसे आपको d2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि इसने विकर्ण की लंबाई मांगी आपसे, मतलब एक विकर्ण दिया है दूसरा विकर्ण चाहिए, तो आपने क्या लिखा, इसको इधर लाइए 20 का वर्ग, 16 को इधर लाइए, प्लस था माइनस 16 का वर्ग बराबर d2 का क्या वर्ग। सही चल, आपको d2 की वैल्यू चाहिए। अगर स्क्वायर यहां से हटा रहा है, d2 देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, d2 बराबर, मैंने कहा अगर स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ये दूसरे पक्ष में अंडर रूट लगा देगा तुरंत, तो आपने लिखा इसमें अंडर रूट में 20 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग। सही है। अब देखिए नो डाउट 20 विषय आपने क्या किया, 400 किया माइनस
16 का तो अभी आपने निकाला, 16 छक्का 96 और 16 कम 16 और 9 25, नो डाउट 256। घटाइए कितना आया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, वैल्यू आई 144। किसका वर्गमूल 144? 12 का वर्गमूल है। D2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपका काम है कि 144 का वर्गमूल आप कैसे निकाल पा रहे हैं, है ना। जैसे मुझे लगाना होता, देखिए मैं ऐसे लगाता कि 10 का वर्ग और 15 का वर्ग, 10 दहीम 100, 15 15 225, 10 और 15 के बीच में आना चाहिए। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई का वर्ग करने पर वैल्यू 4 है? तो किसका है? या फिर 8 का वर्ग करने पर या फिर 2 का वर्ग करने पर। लेकिन 10 और 15 के बीच में 18 नहीं आ रहा, 12 आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D2 बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरे विकर्ण या फिर AC की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वाड्रिलेटरल का आखिरी जो है पार्ट है इसमें, ट्रेपेजियम, जिसे आप कहेंगे समलंब चतुर्भुज। अब देखिए समलंब का मतलब है, सम मतलब बराबर, लंब मान ले लंब वाली भुजाएं, मतलब दो भुजाएं लंब वाली बराबर होनी चाहिए। अब देखिए बनता कैसे है फिगर, ये देखिए समलंब चतुर्भुज आप बना रहे हैं, या फिर ऐसे बन जाएगा समलंब चतुर्भुज, या फिर अगर उल्टा आप बना रहे हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल इस प्रारूप में आपका समलंब चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। ठीक, आपने क्वालिटी में पढ़ा कि समलंब चतुर्भुज में इसकी दो भुजाएं समानांतर होंगी। देखिए ये भुजा इसके पैरेलल होगी। नामकरण अगर करने की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं ABC और D। आप कहेंगे कि भुजा AB पैरेलल होगी CD के, बराबर नहीं, बराबर और समानांतर में अंतर है। बराबर का मतलब डिस्टेंस बराबर, तो आप कहेंगे कि भुजा AB बराबर होगी CD के। ठीक है, यहां भी सेम कंडीशन, लेकिन हमें इससे तो मतलब नहीं, हमें फार्मूला निकालना है क्षेत्रफल का। तो इसका मतलब है कि इसकी अगर लंबाई की मैं बात करूं, थोड़ी देर के लिए समझने का अगर हम प्रयास करें, तो मैंने कहा इसकी लंबाई है, मान लेते हैं A, तो क्या इसकी भी लंबाई ये होगी? नहीं होगी, कुछ और होगी। मैंने माना ये हो गया B। ठीक है, तो क्या समलंब चतुर्भुज में ये आवश्यक है कि AD और BC की दोनों लंबाइयां बराबर हों? बिल्कुल बराबर हो सकती है। अच्छा, मैं मान लेता कि नहीं, हो भी नहीं सकती। देखिए कैसे, ये समलंब चतुर्भुज में बनाने का प्रयास करता, ये इसकी समांतर भुजा बढ़ा देता है, इसे इसको यहीं पर कर देता और इसको यहाँ पे कर देता, है कि नहीं? ये और ये समानांतर तो है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं। ठीक है, तो इस चीज को समझते रहिएगा कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। स्पेशल कंडीशन में चीजें बराबर हो सकती हैं, लेकिन हो या ना हो, आप समझते रहिए कि केवल इसकी एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तभी वह समलंब चतुर्भुज है, अदरवाइज है नहीं। सही है, इसका मतलब है कि समलंब चतुर्भुज के क्राइटेरिया को अभी ये फुलफिल कर रहा। क्षेत्रफल निकालने की बात करें, ये स्लैंट हाइट हो गई। ये क्या है? स्लैंट हाइट है, जिसे आप तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए? लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। तो देखिए लंबाई A है, लेकिन इसकी लंबाई कुछ और है, मतलब लंबाई अगर डिफरेंट है तो मामला फिर पेचीदा हो गया। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो मैं मान लेता लंबाई ये है, ये दोनों को जोड़ लेता, ये तो था, मैं इस लंबाई को और इस लंबाई को दोनों को जोड़ लेता। अब चूंकि हाइट वाले मामला फंस रहा है, क्योंकि ये चौड़ाई नहीं हो सकती, मैंने यहां से ऐसे लंब डाला, ऐसे लंब डाल दिया। ये चीजें चूंकि क्रिएट की गई है, इसका मतलब पेरीमीटर में, परिमाप में एच का इस्तेमाल तो बिल्कुल वर्जित है। एच का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखेंगे? ये हो गया एच। बच्चों के दिमाग में ये है कि यहां से अगर इसको मिला दे तो ये भी एच है, बिल्कुल एच है, नो डाउट। सही है, फार्मूला कैसे निकालेंगे? अगर इसे पूरा हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं ऐसे, तो ये एक आयत का रूप हो जाता। चूंकि आयत की पार्टीशन का ये आधा है, आयत की पार्टीशन का लगभग ये जो है थोड़ा सा कम हिस्सा है, तो आप कैसे निकालेंगे इसे? देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे क्षेत्रफल वाला। आप लिखेंगे, देखिए इन दोनों भुजाओं को आप जोड़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे A प्लस B, लंबाई हो गई, गुणे चौड़ाई का मतलब है h कर दिया। चूंकि अगर इसे पूरा हम ड्रा करते तो ये एक आयत का रूप होता, मतलब उसका आधा है, तो इसलिए मैं लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, और चूंकि ये आधा है मैंने इसको 1/2 कर दिया, आधा है, हालांकि है नहीं। आपके दिमाग में ये होगा कि इतना ही तो बढ़ रहा नहीं है, लेकिन देखिए लंबाई में थोड़ा सा वेरिएशन है,
आपने क्या रखा, ये ए है ये बी है, मैंने तो दोनों को जोड़ा ए प्लस बी और चौड़ाई, देखिए ए प्लस बी जोड़ेंगे तभी इसकी लंबाई निकल के आएगी, तभी इसकी लंबाई निकल, तो आप कहेंगे लंबाई और गुणे चौड़ाई का मतलब यच है। चूंकि मैंने माना है कि ये आयत का आधा पार्ट है, इसलिए मैं 2 से इसे भाग दे दूंगा, या फिर इसे कह सकते हैं 1/2 का गुणा कर देंगे। तो पहला फार्मूला यहां से बनकर के आया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे a प्लस बी इंटू एच, या फिर अगर और अच्छे शब्दों में कहें तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे संगत ऊंचाई, या फिर गुणे आप कह सकते हैं ऊंचाई। कभी भी ऊंचाई में ये हिस्सा नहीं काउंट होगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्लैंट हाइट में आती है, हमेशा तिर्यक ऊंचाई में आएगी, आपकी ऊंचाई ये है। तो आपका फार्मूला कौन सा होगा कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी और इनटू ऊंचाई का मतलब है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली, जिसे आपने समलंब का इसीलिए कहा गया समलंब, समलंब का मतलब जिसके 2 लंब बराबर हो। देखिए ये लंब इसके बिल्कुल बराबर, नो डाउट, सही है। तो आपने एक फार्मूला बनाया क्षेत्रफल का कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे इसकी संगत ऊंचाई, ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया। अब बात करते हैं परिमाप की, बात कर ले। तो परिमाप बड़ा आसान है, परिमाप बराबर क्या कहेंगे कि चारों भुजाओं का योग। आप कहेंगे कि समलंब चतुर्भुज हो चाहे चतुर्भुज हो, अगर इसका हमें परिमाप चाहिए तो आप लिखेंगे परिमाप बराबर क्या, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। देखिए चारों भुजा कौन कौन सी है, ए प्लस बी, मैंने इसे सी कह दिया, इसे डी कर दिया, प्लस सी प्लस डी, ये हो गया आपका परिमाप बराबर। तो 2 फार्मूलों से ही अभी तक क्वेश्चन इसमें पुट अप हुए, ठीक है। भुजा नहीं पूछी जाती, हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि संगत भुजाओं का योग बताइए, हमेशा आपसे पूछा जाएगा ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, आपसे अगर तिर्यक ऊंचाई पूछी जाती तो इसके लिए ए की वैल्यू देना आवश्यक है, तभी आप जो है वैल्यू इसकी कंसीडर कर पाएंगे। तो 2 फार्मूले यहां से बनते हैं, एक क्षेत्रफल का जिसे आप कहेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे आप कहेंगे इसकी संगत ऊंचाई। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। अब वो टर्म एंड कंडीशन है कि अगर ये दोनों बराबर होता तो c इंटू सी कर देंगे, c प्लस सी कर देंगे। हालांकि ये सबसे बढ़िया है कि परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, भुजा कुछ भी दी हुई फटाफट जोड़ के लिख दीजिए आप आंसर, सही है। न्यूमेरिकल पार्टीशन देखें इसके, आइए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। चलो इसका पहला न्यूमेरिकल है, पढ़ लेते हैं अच्छे से कि किसी समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। आप तुरंत फिगर बनाइए, जेहन में तुरंत आपके फिगर आ जाना चाहिए, फिगर कैसे बनाओगे। ये देखिए समलंब चतुर्भुज आपने बनाया बिल्कुल इस तरीके से, इन्होंने कहा बीच की दूरी का मतलब है ये, और ये किसके बराबर होता था, यहां से डॉटेड लाइन h के बराबर, मतलब आपसे h की वैल्यू पूछी गई। गिवन डेटा लिखते चलिए। उनका क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया है 250 मीटर स्क्वायर, ये बीच में डॉट नहीं है, ठीक है। तथा दोनों समांतर भुजाएं, अब दोनों समांतर भुजाओं को आपने माना है a बराबर एक मान लीजिए 15 मीटर और b बराबर मान लीजिए 10 मीटर। सारी चीजें की मैंने कुछ करना नहीं। कैसा फार्मूला क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर कौन सा फार्मूला है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे हाइट ऊंचाई। अब देखिए क्या क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया क्षेत्रफल 250, आपने लिखा क्षेत्रफल बराबर 250 गुणे 1 बराबर 1/2, समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा a प्लस बी, जिसे आप कहेंगे 15 प्लस 10 और गुणे ऊंचाई आपसे क्या की गई है, पूछी गई, कोई दिक्कत था ही नहीं। 2 का गुणा इधर का, ये 250 गुणे 2 बराबर 15 और 10 आ गया 25 और गुणे h की वैल्यू चाहिए, चीजें गुणे में है बटे में जाएंगी। आपने लिखा 225 गुणा 2 बटे 25 बराबर h, ये देखिए 25 1 25 1 0 है ना, और 10 दूना 20, h बराबर 20 यूनिट मीटर में है तो आपने लिखा 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो उसकी संगत ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर होनी चाहिए, या फिर 2 समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए,
20 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ था, जरा सा भी दम नहीं है, बस आपका फार्मूला बढ़िया से मेमोराइज हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जरा सा भी दम है नहीं, केवल नाम टफ है, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन किए जाए, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझे जाए, तो मेरे हिसाब से इससे तो टफ क्वेश्चन जो है आप देखेंगे आयत और वर्ग के बन जाते हैं। ये इसने कहा ऊंचाई तथा क्षेत्रफल दिया गया क्वेश्चन में। देखिए कितना है, यदि एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिया आपने, तथा क्षेत्रफल का मतलब है क्षेत्रफल को लिख दिया, एरिया कितना 140 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या कहा, यदि एक समानांतर भुजा, वो कुछ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई मतलब नहीं है, एक भुजा इन्होंने एक की वैल्यू दे दी 25 सेंटीमीटर, तो दूसरी समानांतर भुजा मतलब बी की वैल्यू आपसे पूछी गई। सारी चीजें आपको सोचना भी नहीं, फार्मूला कौन सा लगाना है, देखिए फार्मूला लगा हुआ ऑलरेडी क्षेत्रफल का। तो आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग, हम सीधे लिख रहे हैं दोनों का योग और गुणे संगत ऊंचाई। क्या पूछा गया आपसे, बी पूछा गया। तो देखिए क्षेत्रफल की वैल्यू 140 बराबर 1/2, दोनों का योग का मतलब है a प्लस बी और इंटू एच की वैल्यू तो दी गई 7 सेंटीमीटर, सही ना। 2 का गुणा इधर 140 गुणे 2 तिरक होता बराबर a की वैल्यू देखिए 25 आपने निकाली है और प्लस b की वैल्यू पूछी गई, तो b की जगह पे b इंटू 7 की जरूरत है नहीं, गुणे में है, यहाँ लाइए। तो 140 गुणे 2/7 बराबर 25 और प्लस b, सही है ना। कैंसिल करिए, 7 दूना 14 20 हो गया, 20 दूना 40 बराबर 25 प्लस b। आपसे b की वैल्यू मांगी, मतलब दूसरी समांतर भुजा, इसकी जरूरत है नहीं। इसको इधर लाएंगे क्या हुआ, पक्षांतर करते समय चिन्ह परिवर्तन होंगे। आपने लिखा 40 माइनस 25 बराबर b, घटाइए से वैल्यू आई 15 बराबर b, यूनिट सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया था कि दूसरी समानांतर भुजा बताइए, और दूसरी समानांतर भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, 15 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, फार्मूला अगर पता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए इतना आसान तो कैलकुलेशन वर्ग और आयत में नहीं मिला जितना समलंब चतुर्भुज में मिल रहा है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलो, आइए आगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है, लास्ट में पढ़ लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज में उन समांतर भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए जिसकी लंबवत दूरी तथा क्षेत्रफल क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 0.55 मीटर स्क्वायर हो। देखिए मामला पेचीदा कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, यूनिट का कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान है बस। क्या क्या दिया गया है, लंबवत दूरी। अब देखिए लंबवत दूरी आपके दिमाग में आना चाहिए कि लंबवत दूरी का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई। लंबवत दूरी का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई। कितनी है ऊंचाई, ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर। आगे क्षेत्रफल दिया गया, लंबवत दूरी तथा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है 0.55 मीटर स्क्वायर। क्या करना है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बदलना। कैसे बदलेंगे, देखिए ये लिखेंगे आप 0.55 इंटू मीटर और गुणे मीटर, ये तो भाई मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये 0.5, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। गुणा अगर करना चाहता तो कर लीजिए, 55 एकम 55 एकम 55 कर लीजिए, 4 0 बढ़ा देते हैं। कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दाएं से बाएं 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए यहाँ पे, क्या तो कितना आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जाता सेंटीमीटर और गुणे सेंटीमीटर, तो हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब काम आसान हो, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन तो एक ही करना चाहिए था, आपने कर भी दिया। ठीक है, आगे अब इसने आपसे पूछा क्या है, उन समांतर भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल होगा। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यही दिया गया। तो आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। अब देखिए क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे बराबर 1/2, योग आपसे दोनों समांतर भुजाओं का पूछा गया है, ये तो पूछा गया, और गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है
ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर, तो 2 इधर जाएगा, 55 गुणे 5500 और गुणे 2 बराबर योग और गुणे 11। आपको योग चाहिए तो 11 नीचे आ जाएगा। अब लिखेंगे 5500 गुणे 2 बटे 11 बराबर 2 समांतर भुजाओं का योग। 11 पचे 55, 2 जीरो था, 2 जीरो उतार दिया आपने, आगे 2 पांचे 10 और 2 जीरो अतिरिक्त, तो आप कहेंगे कि दोनों समांतर भुजाओं का जो योग है वह कितना है, 1000 सेंटीमीटर। कितना है, 1000 सेंटीमीटर। तो क्या कहीं दिक्कत हुई? एक ही फार्मूले का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं और मेरे हिसाब से कहीं समस्या नहीं होने वाली। बस यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मीटर स्क्वायर तो मैंने लिखा मीटर गुणे मीटर, इसका मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। गुणा किया आपने 55 गुणे 1, 55 गुणे 1 55, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। हमेशा दाएं से बाएं आप दशमलव लगाएंगे, 2 स्थान के बाद दशमलव, 2 स्थान के बाद दशमलव। फार्मूला इनपुट कर दिया, आपको चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में फिर से मैंने परिवर्तन कर दिया। इसने कहा उस लंबवत ऊंचाई, तो जब भी लंबवत ऊंचाई का जिक्र हो आपने तुरंत फिगर बनाया। लंबवत ऊंचाई का मतलब सीधी ऊंचाई, इसको आपने माना था, ऐसा माना था डॉटेड लाइन वाला, है ना। चलिए इसका मतलब है लंबवत ऊंचाई का मतलब है यह आपसे पूछा गया। क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आपने 65 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। समांतर भुजाएं का मतलब है ए बराबर दिया गया 13 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया, ऊंचाई। फार्मूला देखिए सीधे दिखा, कौन सा लिखना है, तो आप लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे संगत ऊंचाई या बीच की दूरी, गुणे ऊंचाई या बीच की दूरी। मैं बार बार कह रहा हूं ऊंचाई में कभी भी ये तिर्यक ऊंचाई कंसीडर नहीं होती, डॉटेड लाइन वाला कंसीडर होगा। ये तिर्यक ऊंचाई कभी कंसीडर नहीं होगी ऊंचाई में। तो आपने लिखा क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है, 65 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो आपने देखा 13 और प्लस 6 और गुणे ऊंचाई आपसे पूछी गई तो आपने लिखा h। गुणा करिए इसका, 65 गुणे 2 बराबर 13 और 6 कितना आ गया, 19 आया। 13 प्लस 6 19 और गुणे h आप लिखते 65 गुणे 2 बटे 19 इज इक्वल टू क्या आ जाता है h। अब तो कट रहा नहीं है, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 जो 76 ज्यादा हो जा रहा, कैंसिल करिए। 19 19 3 57, कितना बचा, 57 और 3 60, 8 बचा, दशमलव लगाते 80 हो जाता। 19 चौक 76, 19 बचे 95 ज्यादा हो जाता। 19 चौक 76, तो 80 में से 76 घटाते वैल्यू 4 40 हो जाता। 19 दूना 38, 19 3 आप कहते हो 19 दूना 38 और गुणे 2 है इज इक्वल टू, दशमलव के 2 स्थान तक लीजिए। गुणा करिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 3 6 h यूनिट सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि दोनों के जो बीच की संगत ऊंचाई होगी, जो लंबवत दूरी होगी, वो कितनी होगी, h बराबर 6.8 सेंटीमीटर। कई दिक्कत है, कटने में थोड़ा सा पारा पड़ने में थोड़ी समस्या हुई, वो हम तो नहीं कर सकते, वो आपका काम है, आप कैसे करेंगे इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होने वाली। गिवन डेटा आप लिखिए, उसके बाद फटाफट इसको देख लीजिए, सही है। आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बाकी जो है आपका क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, समलंब की समांतर भुजाएं, तो आप देखिए दिया क्या है, a बराबर 20 मीटर, सारी चीजें मीटर में है, b बराबर 15 मीटर। बस आपको याद होना चाहिए कि a और b समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जिसे आप h कहते हैं, कितना है, 10 मीटर। आपसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा है। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं जिसमें आपसे परिमाप पूछा गया, क्योंकि परिमाप इसका आसान है। अभी देखें कैसे, a बराबर 20 मीटर, b बराबर 15, h बराबर 10, क्षेत्रफल। तो फार्मूला लगाइए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, सही ना। तो आप लिखते हैं एक क्षेत्रफल दिया गया, नहीं पूछा गया, योग कितना आएगा, 20 और प्लस 15, ऊंचाई कितनी है, 10 है। 2 5 10, आप इसे लिखते हैं 20 और 15 कितना आ जाता, 35 गुणे 5, सही चला ना। गुणा करिए, 5 25 25 और 5 3 15 और 2 17, कितना आता,
सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में, तो आप लिखते हैं मीटर स्क्वायर। कुछ दम जरा सा भी नहीं है, सही है। एक क्वेश्चन परिमाप का भी ले लेते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि सारे क्वेश्चन क्षेत्रफल के बताए, परिमाप के बताए नहीं, और जिसको उन्होंने कह रहे थे कि बड़े आसान क्वेश्चन है। किससे लगाएंगे? मैं मान लेता हूं एक फिगर में बनाता समलंब का, और वहीं से आपसे पूछा जाता है। एक फिगर देख लेते हैं, आपने ऐसे बनाया, इस फिगर को ऐसे बनाया, ठीक है। ये मैं लिखता 20 कर देता, 40 कर देता, 5 कर देता, 7 कर देता। आपसे पूछा जाता इसका आप परिमाप बताइए, कैसे लिखते हैं आप? 40 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 5 जोड़िए, तो 40 प्लस 20 और 7 5 हो जाता 12, तो आप इसे जोड़ते हैं, आंसर आता 72। अगर ये सारे सेंटीमीटर में है तो आप क्या लिखते? सेंटीमीटर। ये हो जाता आपका परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फिनिश होता है, इसके बाद इसके एंगल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। चलिए।